नमस्ते। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट की कहानी पर गौर करने वाले हैं जो लिखा तो आखिर में गया, लेकिन आज उसे भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। हम्म। हमारे हाथ कुछ नोट्स लगे हैं जो इस एक पन्ने के दस्तावेज के हर शब्द, हर बहस को खोल कर रख देते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वो वादा है जो भारत ने खुद से किया था। और इसकी कहानी में एक लीगल थ्रिलर वाले सारे एलिमेंट्स हैं। तो चलिए इस कहानी को अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही एक ट्विस्ट के साथ होती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के बन जाने के बाद में बनाया और जोड़ा गया था। अच्छा। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक कह सकते हैं बदलाव रूप है। तैयार किया और फिर आखिर में एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा जो उस पूरे ढांचे को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता हो। एग्जैक्टली उन्होंने पहले घर बनाया, फिर उसका एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो उस घर की नींव, दीवारों और छत की फिलॉसफी को समझाए। ये तो किसी किताब का प्रीफेस लिखने के बिल्कुल उल्टे तरीके जैसा है ना? हाँ, और इसी वजह से इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है। कुछ लोगों ने तो इसे बड़े दिलचस्प नाम भी दिए, जैसे कानून के जानकार N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान का आईडी कार्ड कहा और K.M. मुंशी ने इसे राजनैतिक राशिफल यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो देश का भविष्य बताता है। चलिए तो फिर इस आईडी कार्ड को स्कैन करना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत दमदार शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है ना? नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है उन 3 शब्दों में। ये कहता है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, भारत के लोग हैं। मतलब ये हमें किसी ने दिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये संविधान हमें किसी राजा, किसी संसद या किसी बाहरी ताकत ने तोहफे में नहीं दिया है। इसे लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए खुद बनाया, खुद को दिया और खुद ही इसे अपनाया है। ये पावर टू द पीपल का अल्टीमेट डिक्लेरेशन है। ओके, तो अथॉरिटी लोगों से आती है। अब उन भारी शब्दों पर आते हैं जो भारत के नेचर को डिफाइन करते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये शब्द हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई इनका मतलब समझते हैं? चलिए एक एक करके इन्हें तोड़ते हैं। सॉवरेन। सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने मामलों पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वो कोई दूसरा देश हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था, भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। मतलब हमारे देश के अंदर क्या होगा और हम दुनिया के साथ कैसे डील करेंगे, ये हम खुद तय करेंगे। हाँ बिल्कुल। चाहे वो हमारी ट्रेड पॉलिसी हो, फॉरेन रिलेशंस हो या देश के अंदर के कानून, अंतिम फैसला हमारा अपना होगा। ये तो हुई राजनीतिक आजादी की बात। लेकिन फिर इसमें एक शब्द आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये भारत के आर्थिक दर्शन की बात करता है, और ये शब्द तो ओरिजिनल प्रस्तावना में था भी नहीं। सही पकड़ा आपने। इसे 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा। इसका मूल सिद्धांत ये है कि देश की संपत्ति समाज द्वारा बनती है और उसे समाज में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। मतलब सरकार की भूमिका है कि वो भूमि और उद्योग के मालिकाना हक को रेगुलेट करे ताकि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो सके। लेकिन क्या इस समाजवादी शब्द आज भी उतना ही रेलेवेंट है, खासकर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, भारत का समाजवाद कभी भी सोवियत यूनियन जैसा स्टेट सोशलिज्म नहीं था, जहां सब कुछ सरकार का होता है। राइट। हमारा मॉडल हमेशा से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का रहा है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन बदल गई है, पर ये आज भी रेलेवेंट है। हाँ, कह सकते हैं। 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा है, लेकिन आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, सोशल जस्टिस पर फोकस, ये सब उसी समाजवादी भावना को दर्शाते हैं। ठीक है, तो समाजवादी शब्द भारत के आर्थिक दर्शन की बात करता है, लेकिन भारत की सामाजिक पहचान के बारे में क्या? शायद यहीं पर सेक्युलर शब्द की भूमिका आती है। हाँ, और ये भी 1976 में ही जोड़ा गया था। तो इसका क्या मतलब है? सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। एग्जैक्टली। भारत का सेक्युलरिज्म उससे अलग एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से बराबर दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करेगा और उन्हें बराबर समर्थन देगा। नागरिक किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं।
समझ गया। और अब आते हैं उन दो शब्दों पर जो अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं और मुझे लगता है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। डेमोक्रेटिक का मतलब तो हुआ कि जनता वोट देकर अपनी सरकार चुनती है, तो फिर रिपब्लिक का अलग से मतलब क्या हुआ? क्या हर डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक नहीं होती? बेहतरीन सवाल। नहीं, हर डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक नहीं होती। डेमोक्रेटिक का मतलब वही है जो आपने कहा, सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। राइट। लेकिन रिपब्लिक का मतलब है कि देश का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। अच्छा, जैसे यूनाइटेड किंगडम, वो एक डेमोक्रेसी तो है, वहां चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है, पर वो रिपब्लिक नहीं है। क्योंकि उनका हेड ऑफ स्टेट राजा या रानी होता है, जिनका पद हेरिडिटरी है। प्रिसाइजली। भारत में हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, पर आते चुनाव से ही हैं। इसलिए हम एक डेमोक्रेसी भी हैं और एक रिपब्लिक भी। तो ये तो हो गई देश की परिभाषा। एक ऐसा देश जो आजाद है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल्यों पर चलता है और जहां सत्ता लोगों के हाथ में है। पर यह संविधान आम नागरिक को क्या देने का वादा करता है? इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे बड़े बड़े शब्द हैं। बिल्कुल, ये संविधान के उद्देश्य हैं, वो लक्ष्य जिन्हें हम एक राष्ट्र के तौर पर हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले है जस्टिस यानी न्याय, और वो भी 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह का न्याय, ये बहुत एम्बिशियस लक्ष्य लगता है। और यही इसकी खूबसूरती है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय मतलब धन का असमान वितरण कम हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने का समान अधिकार हो। ठीक है, फिर आती है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। हाँ, प्रस्तावना 5 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इसका मतलब है कि नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होगा। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। और इक्वालिटी यानी समता, ये जस्टिस से कैसे अलग है? इक्वालिटी मतलब बराबरी का स्टार्टिंग पॉइंट देना। इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और सरकार को सभी के लिए अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करनी होगी। और आखिर में फ्रेटर्निटी यानी बंधुता। ये शब्द बाकी शब्दों जितना कॉमन नहीं है, पर सुनने में बहुत गहरा लगता है। लेकिन शायद सबसे जरूरी है, इसका मतलब है भाईचारे की भावना। ये कहता है कि हम सब एक ही मिट्टी के हैं, एक ही परिवार के सदस्य। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है। नहीं, ये 2 चीजों को सुनिश्चित करता है, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जब हम सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल होते देखते हैं या त्योहारों पर लोग साथ आते हैं, तो हम फ्रेटर्निटी को एक्शन में देखते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस का आदर्श रूस की क्रांति से लिया गया है और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इतने बड़े बड़े वादों और परिभाषाओं के बाद एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या प्रस्तावना असल में संविधान का हिस्सा है और क्या संसद इसे बदल सकती है? ये $1 मिलियन सवाल था। और शुरुआत में 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, हिस्सा ही नहीं है तो फिर ये है क्या? बस एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन? कोर्ट का यही मानना था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संविधान निर्माताओं के मन को खोलने की एक चाबी, एक की है, लेकिन ये खुद कानून का सोर्स ऑफ पावर नहीं है। और क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर कहानी बदली कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि इसे अमेंड तो किया गया। हाँ, कहानी पूरी तरह से बदली। 13 साल बाद 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया। वाओ। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि हम 1960 में गलत थे। प्रस्तावना सिर्फ चाबी नहीं, बल्कि संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ा यू टर्न था। तो कोर्ट ने अपना मन क्यों बदला? कोर्ट ने महसूस किया कि प्रस्तावना में वो फाउंडेशनल आइडियाज हैं जिस पर पूरा संविधान टिका है, और यहीं पर उन्होंने मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया।
अच्छा, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान को अमेंड कर सकती है, जिसमें प्रस्तावना भी शामिल है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी इसी बात को दोहराया गया। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है और इसे बदला जा सकता है, तो क्या इसे कभी बदला गया? हाँ, सिर्फ एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए। ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान पास हुआ था। और इसी में वो 3 शब्द जोड़े गए जिनकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, 3 नए शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, और इंटेग्रिटी, अखंडता। ये एकमात्र मौका है जब प्रस्तावना में कोई बदलाव किया गया है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर प्रस्तावना अब संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें न्याय, समानता का वादा है, तो क्या कोई नागरिक इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकता है? मतलब क्या ये इन्फोर्सेबल है? ये इस कहानी का क्रूशल क्लाइमैक्स है, और इसका जवाब है नहीं। प्रस्तावना कानून की अदालत में सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं है। इट इज नॉन जस्टिसेबल। तो फिर इसका असल में फायदा क्या है? अगर इसे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, तो ये सिर्फ एक सुंदर डिक्लेरेशन नहीं रह जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये ना तो विधायिका को कोई अतिरिक्त शक्ति देती है और ना ही उनकी किसी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाती है, लेकिन इसके 2 बहुत बड़े काम हैं। क्या है वो? पहला, ये एक मार्गदर्शक की तरह है, एक कंपस की तरह, जो बताता है कि हमारे देश को किस दिशा में जाना चाहिए। और दूसरा, इसका मुख्य काम संविधान की कानूनी व्याख्या में एक सहायक, एक एड के रूप में है। जब संविधान का कोई आर्टिकल एम्बिगुअस हो, तो अदालतें उसका असली मतलब समझने के लिए प्रस्तावना की मदद लेती हैं। तो प्रस्तावना सिर्फ एक शुरुआती पैराग्राफ नहीं है, ये संविधान का दर्शन है, उसके लक्ष्य हैं और वो नींव है जिस पर हमारा देश खड़ा है। इसका कानूनी सफर भी उतना ही फैसिनेटिंग है, एक चाबी से संविधान का मूल हिस्सा बनने तक का। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, प्रस्तावना को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश के लिए एक नैतिक और दार्शनिक दृष्टि तय करती है। तो ये गैर लागू करने योग्य दृष्टि उन कानूनों को कैसे आकार देती है जो लागू करने योग्य हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, और एक नागरिक के तौर पर सरकार से हमारी उम्मीदों को कैसे प्रभावित करती है।